अगली सुबह हिल मैंसन में अवनी अपने पूरे खानदान को बेचकर सो रही थी और उसने अभी तक अपना मोबाइल प्रोजेक्टर बंद नहीं किया था। तभी किंग जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर अवनी जल्दी से उठ जाती है और उठने के चक्कर पे वह सोफे से ही धड़ाम की आवाज़ के साथ गिर जाती है। उसकी हरकत को देखकर किंग एक बार फिर से दहाड़ता है। अवनी अपने कान बंद करते हुए कहती है, अरे निर्दयी पशु, मेरी कमर टूट गई और तुम अभी तक ऐसे बिना स्पीकर के फटे हुए चोंगे की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? बंद करो, उठ रही हूँ। किंग उसे घूरते हुए आकर उसके सामने बैठ जाता है। अवनी उसकी आंखों में देख कर कहती है, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। किंग गुर्राता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। अवनी जल्दी से कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ही ले लिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसकी बातों को समझते हुए किंग बैठ जाता है। अवनी अपने बाल को समेटते हुए और प्रोजेक्टर को बंद करते हुए कहती है, वैसे टेला कहाँ है और तुम कल कहाँ गए थे? तुम दोनों को बहुत मिस किया, एकदम अकेला लग रहा था। किंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अवनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम हरी आंख वाले मोटे से काले जानवर से क्या ही जवाब मिल सकता है? तुम बस दहाड़ सकते हो, गुर्रा सकते हो और अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा सकते हो। हट। यह कहकर वह जल्दी से फाइल को पकड़ती है और फुल स्पीड से वहाँ से भाग जाती है। किंग बस उसे घूरता रह जाता है। अवनी अपने कमरे में आकर जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती और सावन आनकर गाना गाते हुए नहाती है। फिर फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। उसका पूरा लिविंग रूम साफ हो चुका था। वह कहती है, वाह, यहाँ के काम करने वाले कितने अच्छे हैं, बिना कुछ कहे साफ कर दिया। फिर वह मन में कहती है, डेविल का रूम अभी जब तक वह नहीं है तब तक मेरा है, मतलब मैं अभी वहाँ पर जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे अकेले कॉलेज जाना है, अपना सारा असाइनमेंट जमा करना है और उस राक्षस का भी। सोचकर वह जल्दी से किचन की ओर जाती है और अपने लिए एक गिलास में जूस को उड़ेल कर पी जाती है और जल्दी से अपना बैग, मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर मेंसा से बाहर आ जाती है। वह देखती है कि उसे कोई बॉडीगार्ड कुछ नहीं कह रहा है। वह उन सबको जीभ दिखाते हुए कहती है, क्या हुआ, आज मुझे नहीं रोकोगे? क्यों? तुम्हारे उस हैवान बॉस ने मना किया है, इसलिए अब वह मुझे कहीं भी आने जाने से कभी भी मना नहीं करेगा और तुम सब मुझे बस प्रोटेक्ट करोगे। सब बॉडीगार्ड चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। अवनी नाचते हुए अपनी गाड़ी का डोर खोलती है और जैसे उसमें बैठने वाली होती है, एक बॉडीगार्ड आकर कहता है, मैम, सर ने कहा है कि हम आपको कॉलेज छोड़ेंगे। अवनी अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहती है और फिर गुस्से से कहती है, मुझे ड्राइविंग करनी आती है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाली अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। बॉडीगार्ड कहता है, बट मैम, सर ने हमें कॉल करके सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको हम अकेले जाने ना दें, इसलिए आपकी गाड़ी हम ड्राइव करेंगे।
ऑनी फिर से कहती है, मुझे नहीं पता, मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी अपनी गाड़ी। बॉडीगार्ड्स कहता है, अगर आप अकेले जाना चाहती हैं तो हम सर को कॉल करके कह सकते हैं, फिर आप जानो और सर जाने। ऑनी कहती है, ठीक है, लगाओ अपने सर को कॉल। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड जैसे ही अपने फ़ोन को निकालने के लिए गाड़ी की तरफ दरवाजे को छोड़ता है, ऑनी तुरंत उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके फुल स्पीड में एकदम वहाँ से निकल जाती है। बॉडीगार्ड्स अपने बाकी साथियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी चलो उनके पीछे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सर हमें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सुनकर सभी बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और ऑनी के पीछे चले जाते हैं। ऑनी एलेक्सा से कहती है, एलेक्सा प्लीज़ प्ले सॉन्ग आ दिल शायराना। एलेक्सा उसका गाना प्ले कर देती है तो ऑनी गाड़ी में ही कूदते हुए गाती है, आज दिल शायराना 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 सा लगता है। आज दिल शायराना शायराना सा लगता है। तभी वह रिवर मिरर में देखती है कि बॉडीगार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं, तो वह कहती है, पीछे से आ सकते हो तुम सब, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव नहीं करने दूँगी। यह कहकर वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और फुल स्पीड से कॉलेज की तरफ निकल जाती है। इधर वीर का घर, वीर की नींद खुलती है तब वह देखता है कल्पना वहाँ पर नहीं है। वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और जल्दी से अपने शर्ट को पहनकर नीचे की तरफ जाता है। वह कल्पना को सभी की तरफ खोजता है, लेकिन उसे कल्पना कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे किचन से आवाज़ आती है। वह किचन की तरफ जाकर देखता है तो कल्पना उसके लिए चाय और नाश्ता बना रही थी। उसे देखकर वीर राहत की सांस लेता है और फिर पीछे से जाकर कल्पना को गले लगा लेता है। अचानक उसके गले लगाने से कल्पना डर जाती है तो वीर उसके गले पर किस करके कहता है, मैं हूँ, मेरे अलावा और कौन रहेगा, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर कल्पना राहत की सांस लेती है। वीर कल्पना को पलटता है तो वह देखता है कल्पना ने उसका एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और नीचे उसने शॉर्ट्स पहने थे। उसके शर्ट के बटन तो खुले थे, जिससे कल्पना का चमकता सीना साफ दिख रहा था। वीर उसके सीने को घूरते हुए कहता है, तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो बेबी। कल रात मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आर्डर डलवाना चाहता हूँ ताकि तुम खुद मेरे पास आओ, और तुम मुझे कंट्रोल करने से मना कर रही हो। कहते हुए वह लगातार उसके सीने को ही घूरे जा रहा था। कल्पना उसकी नज़रों का पीछा करती है तो वीर उसके सीने को ही देख रहा था। वह जल्दी से अपने शर्ट के दोनों बटन बंद करती है और अपनी कमर पर हाथ रख कर कहती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसे एक लड़की को देखते हुए। उसकी बात सुनकर वीर की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, मैंने कल सब देख लिया है, इसलिए अब मुझसे शर्माना बंद करो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर कल्पना कहती है, आप बड़े बेशर्म हो,
वीर उसके नाक को टैप करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बेशर्म हूँ, सब यही कहते हैं, लेकिन अब तक मैं सबसे ज़्यादा बेशर्म तुम्हारे सामने ही बना हूँ। कल्पना उसे थोड़ा सा दूर करते ही हुए कहती है, मुझे रोटी बनाने दीजिए, कॉलेज भी जाना है। यह कहकर वह फिर से स्लैब की तरफ आटे को गूंदने के लिए पलट जाती है। वीर फिर से अपनी सांसें उसके कॉलर बोन पर छोड़ते हुए कहता है, बीबी टाइप की लग रही हो। कल्पना कहती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड तक ही सीमित रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर वीर उसे अपनी तरफ पलटता है और अपनी आंखें कठोर कर सख्त आवाज में कहता है, मुझसे दूर जाने के बारे में सपने में भी मत सोचना, क्योंकि मैं एक बार किसी को अपनी जिंदगी में आने के लिए परमिशन दे दूं तो वह इंसान आना चाहे चाहे मत आना चाहे मेरे साथ ही रहता है, और मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसके जुनून को देखकर कल्पना मुस्कुराती है और अपने हाथ में पकड़े आटे को उसके चेहरे पर लगाकर उसे जीभ दिखाकर भाग जाती है। वीर अपने गाल को छूता है तो उसमें आटा लगा हुआ था। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर उसको घूर के देखता है और हंसते हुए वो भी उसके पीछे भाग कर कहता है, कल्पना इतनी बदमाश हो तुम। कल्पना उसके आगे भागते हुए लिविंग रूम पहुंच जाती है और हंसते हुए कहती है, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। वीर उसके पीछे भागते हुए कहता है, एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओ, फिर देखना तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। कल्पना हंसते हुए ही कहती है, पहले आप पकड़ कर तो दिखाओ। यह कहकर वह सोफे पर रखे कुशन को उसकी तरफ फेंक कर मारती है तो वीर उसे कैच करते हुए कहता है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह सोफे के उस पार कूदकर उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों सोफे पर ही गिर जाते हैं। वीर उसके दोनों हाथों को पकड़कर सोफे पर प्रेस करते हुए कहता है, चलो अब बताओ मुझे परेशान करके। कल्पना अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहती है, नहीं, हम दोनों को कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, छोड़ो ना मुझे। वीर कहता है, किस में, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कल ही तो तुमने सीखा है ना मुझसे। कल्पना अपनी आंखें तैराते हुए कहती है, अब यह डिमांडिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। वीर भी वैसे ही जवाब देता है, और तुम्हारे गट्स कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहे हैं। यह कहकर वह उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ता है और फिर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। तभी वहाँ पर एक साथ दो लोगों की आवाज़ें गूंजती हैं, ज़रा तो शर्म करो यहाँ पर। आस्था का घर। मिलन अपनी बाइक में बैठा हुआ था, विला के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। कुछ सोच कर वह गाड़ी स्टार्ट करता है और सिक्योरिटी गार्ड से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और सिक्योरिटी गार्ड से दरवाज़ा खोल देता है तो मिलन अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अंदर जाकर पोर्च में अपनी गाड़ी को रोककर स्टैंड में लगा देता है। गाड़ी से उतरते अपना हेलमेट टांग देता है, फिर वह विला के अंदर चला जाता। जब वह मेन गेट से होते हुए लिविंग एरिया में पहुंचता है तो वहां पर एक औरत साफ सफाई कर रही थी। वह मिलन को देखकर कहती है, जी साहब क्या काम था आपको। मिलन उसकी तरफ देखकर कहता है,
मुझे आस्था से मिलना है। उसकी बात सुनकर वह औरत कहती है, आपको आस्था दीदी से मिलना था? वह अभी दादी माँ को दवाएं खिला रही हैं। हम उनको अभी बुला देते हैं। यह कहकर वह उस तरफ चली जाती हैं। मिलन वहीं पर खड़ा होकर पूरे घर को देखता है। इधर वह औरत आस्था के पास जाकर कहती है, आस्था दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। आस्था उसकी तरफ देखकर कहती है, कौन है शकुनताई? आपने पूछा उनसे? शकुनताई कहती हैं, दिखने में तो अच्छे खासे घर पर लगते हैं और काफ़ी अच्छे दिख भी रहे हैं। मैंने पूछा नहीं है कौन है, मैं बस आपको बुलाने आ गई। चलिए, वह नीचे आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। आस्था कहती है, शकुनताई, आप उनके लिए नाश्ता पानी का प्रबंध कीजिए, मैं दादी को दवाई खिला कर आती हूँ। उसके कहने पर शकुनताई चली जाती है। आस्था की दादी शांति जी को दवाई देती है तो वह दवाई खाकर कहती हैं, क्या हुआ आस्था, कौन आया है? आस्था कहती है, आप आराम कीजिए दादी, मैं देख कर आती हूँ कौन आया है। यह कहकर वह उसे हटा देती हैं और कमरे से बाहर आती है। दादी जी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था क्योंकि उन्हें चढ़ने उतरने में दिक्कत थी। आस्था जब बाहर आती है तब वह धीरे से कहती है, जी कौन है आप? आपको किन से मिलना था? मिलन, जो कि उसके अपोजिट साइड पे बैठा हुआ था, वह कहता है, मिलने तो हम सिर्फ आपसे आए थे। उसकी आवाज़ को सुनकर आस्था कहती है, जी क्या काम था हमसे? मिलन बिना पलटे वैसे ही कहता है, काम तो बहुत ज़रूरी है। आस्था वैसे ही कहती है, बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए और क्या काम है यह बताइए। मिलन वैसे ही कहता है, ज़रूरी काम यह है कि मैं आपसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ, जो कि मैंने कल शाम को ही आपसे कह दिया था। कहते हुए वह उसकी तरफ पलटता है और मुस्कुरा कर कहता है, मैंने आपसे कहा था, आपसे शादी करना चाहता हूँ मैं। आस्था जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि एक रौबदार आवाज़ वहाँ पर गूंज उठती है, जो कह रहा था, बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे ही घर में आकर हमारी ही घर की बेटी को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। मिलन जब पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक लगभग 60 से 65 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसकी काली गहरी आँखें और वह काफ़ी रौबदार नजर आ रहे थे। वह चलकर उनके पास जाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर बाकी घर के लोग भी नीचे आ चुके थे। वह मिलन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू को हमारे ही घर में आकर शादी करने का प्रस्ताव देने की? मिलन उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, प्यार करता हूँ मैं उनसे, इसलिए सीधा कह दिया, और आप उनके प्रिय ससुर जी हैं। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आप में कि आपका बेटा अगर बॉर्डर से वापस नहीं आया या फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली तो वह इस दुनिया में शहीद हो चुके हैं या फिर वह आना ही नहीं चाहते इनसे रिश्ता निभाने के लिए। वह आदमी गुस्से से कहता है, खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मरा हुआ साबित करने की? हमारा बेटा जिंदा है और वह ज़रूर वापस आएगा। मिलन कहता है, 1 मिनट, और वह अपने जैकेट के जेब से
कुछ पेपर्स निकाल कर उनके सामने रखते हुए कहता है, देखिए आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। आस्था जल्दी से उसके पास जाती है और उस पेपर को छीनकर गुस्से से कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, आइंदा कभी अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। और तुम होते कौन हो? मेरे पति को मरा हुआ साबित करने वाले। वह जिंदा हैं और वह बहुत जल्द वापस आएंगे। मुझे नहीं पता तुम्हें यह सब किसने बताया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं। चले जाओ यहाँ से। मिलन शालीनता के साथ कहता है, आस्था चौहान, आपको नहीं लगता कि आप पढ़ी लिखी होकर भी बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रही हैं? जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। और मैं कितने प्यार से आपके लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे ज़बरदस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वरना बस एक बार कहने की देर आप खुद शादी के लिए हाँ कहोगी। मैं आपको समय देता हूँ सोचने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। यह कहकर वह उसके माथे पर किस कर लेता है। आस्था उससे दूर हो जाती है तो उसके ससुर जी मोहन चौहान जल्दी से उसके पास आते हैं और मिलन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, बेशर्म लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत के साथ सबके सामने ऐसी हरकत करते हुए। मिलन जो गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनके पैर छूकर कहता है, होने वाले ससुर जी, पता है जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन आपको मानना होगा। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह आस्था को आंख मारता है और वहाँ से निकल जाता है। आस्था अभी भी भूत बनकर खड़ी हुई थी। मिस्टर चौहान उसकी तरफ देखकर कहते हैं, आस्था कौन है ये लड़का? आस्था जो अभी भी शॉक्ड में थी, वह कोई जवाब नहीं देती। इस बार मिस्टर चौहान जोर से कहते हैं, आस्था, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। उसकी आवाज़ सुनकर आस्था होश में आती है और कहती है, हमें नहीं पता पापा कौन है। वो कल रात को जब हम दादी के साथ वापस आ रहे थे तब उसने हमें शादी के लिए प्रस्ताव दिया, लेकिन हमने ठुकरा दिया था। मिस्टर चौहान आस्था के हाथ से वह पेपर लेते हुए कहते हैं, इन पेपर्स में क्या है? आस्था जैसे ही उन्हें रोकने वाली होती है कि मिस्टर चौहान उन्हें हाथ दिखाकर कहते हैं, रुक जाइए, और उनके पेपर्स को खोल कर देखता है, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि वैदिक चौहान एक जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं। मिस्टर चौहान जैसे ही ये पढ़ते हैं, उनकी कदम एकदम लड़खड़ा जाते हैं और वह वहीं सोफे पर धम्म से बैठ जाते हैं। आस्था उन्हें संभालते हुए कहती है, पापा यह सब झूठ है। उस लड़के ने कुछ गलत लिखा कर लाया है। आप सब इन चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए। कहकर वह शकुंतला से जल्दी से पानी लाने के लिए कहती है, तो वह जल्दी से पानी लेकर आ जाती हैं। आस्था उन्हें पानी पिलाते हुए कहती है, पानी पी लीजिए। उसके कहने पर मिस्टर चौहान पानी पी लेते हैं और उसकी तरफ नम आँखों से देखते हुए कहते हैं, आपको इस बारे में पता था? उसकी बात सुनकर आस्था अपना सर नीचे कर लेती है। मिस्टर चौहान उसके साथ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम जो पूछ रहे हैं उसका सही सही आप जवाब दीजिए।
आपको पता था वैदिक इस दुनिया में नहीं है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं है? उसकी बात का जवाब देते हुए दादी आते हुए कहती हैं, क्या बताती वो तुम्हें मोहन? यह कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर यह बताती कि जो लड़का उसे मंडप में 7 वचनों के साथ अपने फर्ज को निभाने के लिए चला गया, वह अब वापस कभी नहीं आएगा, या फिर यह बताती कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया मोहन, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें तकलीफ न हो। हमारी आस्था और लड़कियों में से नहीं है जो अपने पति के जाते ही किसी और की तरफ दिल लगा ले। वह अपने परिवार के लिए जीती है। मोहन जी उसकी तरफ देख कर कहते हैं, लेकिन माँ, आपको नहीं लगता कि आप सबको मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था? अब तक मैं सिर्फ इस आस से ही जी रहा था कि मेरा बेटा वहाँ बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहा है, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने वतन को बचाने के लिए। लेकिन वह तो पहले ही सबको अलविदा कहकर जा चुका है। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आस्था उनके पैरों के नीचे बैठकर कहती है, नहीं पापा, इतने समय से हम सभी अकेले थे और आगे भी हम सब अकेले रह सकते हैं। आप प्लीज़ निराश मत होइए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी भी नहीं माफ़ कर पाएंगे। मोहन जी उसकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या तुम्हें वह लड़का पसंद है? उसकी बात को जल्दी से आस्था जवाब देते हुए कहती है, नहीं पापा, मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। मैंने तो उसे कभी देखा भी तो नहीं है। तब मोहन जी कहते हैं, हम आपको सोचने का समय दे रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो? यह कहकर वह धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। आस्था खड़ी होती है और गुस्से से कहती है, मिलन सिंह राठौर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे ही कारण आज मेरे पापा की यह हालत है। मैंने आज तक उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, क्योंकि आए तुम मेरी ज़िंदगी में। कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। घर के बाकी सदस्य जो उनकी बातें सुन रहे थे, वह भी अपने अपने कमरे में काम में लग जाते हैं। दादी खुश होते हुए कहती है, चलो अब मेरी आस्था अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। फिर वह शगुनताई की तरफ देख कर कहती हैं, क्या लड़का अच्छा दिखता है? शगुनताई उसकी बातों का जवाब देते हुए खुशी से कहती हैं, जी हाँ दादी, वो काफ़ी खूबसूरत है और उसके चेहरे पर बिल्कुल मालिक की तरह तेज झलकता है, और हमें नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से आस्था दीदी को जाने देगा। दादी कहती हैं, हमारा पोता चला गया तो क्या हुआ, एक पोता हमें फिर से मिल गया। उसकी बात सुनकर शगुनताई मुस्कुरा देती हैं। इधर वीर का घर। वीर पलट कर देखता है तो वहाँ पर शुआ और ईशान खड़े हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। कल्पना जल्दी से खड़ी हो जाती है और वीर भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। ईशान उन दोनों के पास आते हुए कहता है, वीर, तुम तो हमेशा दूसरों के ऊपर गलतियाँ थोपते हो, लेकिन यह क्या है, हमें बता सकते हो तुम? वीर जल्दी से कहता है, पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है कल्पना, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ ना कल्पना? कहकर वह कल्पना की तरफ देखता है, जो अभी भी अपना सिर झुकाकर खड़ी हुई थी।
वह उसे कोनी मारते हुए कहता है, अरे बोलो ना, नहीं तो किडनैप करके लाए हैं बोलकर मुझे घर से निकाल देंगे। सुहा उन दोनों के पास आते हुए कहती है, तुम दोनों को देखकर मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी मैंने भी ऐसे ही इनसे कहा था। फिर वह वीर की नज़र उतार कर कहती हैं, हाय मेरा बेटा, मुझे नाज है तुम पर, बिल्कुल हूर की परी लाया है मेरे लिए। वीर जल्दी से कहता है, नहीं यह मेरी है। ईशान उसका कान पकड़ते हुए कहता है, बाप और माँ यहाँ खड़े हैं और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। सीधा एक लड़की के ऊपर हक जताते हुए फिर वह कल्पना की तरफ देखकर सख्त में कहते हैं, तुम कौन हो। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर कल्पना डर जाती है और जल्दी से कहती है, मेरा नाम कल्पना है। ईशान कहता है, आगे पीछे कुछ है या नहीं। कल्पना जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि भी जल्दी से कहता है, पापा यह अनाथ है, इसका कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। उसकी बात सुनकर ईशान उसके कानों को छोड़ देता है और कल्पना की तरफ देख कर कहता है, क्या वीर कह रहा है वह सच है। कल्पना की आंखें नम हो गई थी। वह धीरे से अपना सिर हिला देती है। ईशान इस बार सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, आज के बाद कभी खुद को अनाथ मत कहना, हम तुम्हारा परिवार हैं। उसकी बात सुनकर कल्पना अपना सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखती है तो सुहा कल्पना को गले लगाते हुए कहती है, मेरे पति कोई खतरनाक इंसान नहीं है, चिंता मत करो, वह बस ऐसे ही सबको डराते रहते हैं, वरना उनके इतना क्यूट तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उसकी बात से सहमत होते हुए कल्पना धीरे से अपना सिर हिला देती है और उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, अंकल आंटी आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। यह कहकर वह किचन की तरफ चली जाती है। वीर उसे जाता हुआ देखकर ईशान और सुहा की तरफ देखकर कहता है, आप लोग बैठिए, मैं उसकी मदद करता हूँ। कहकर वह भी भाग जाता है। ईशान और सुहा उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। ईशान कहता है, कौन कहेगा हमारा एक ग्रेट खड़ूस बेटा एक लड़की के लिए इतना बदल गया। आज तक उसने हमें प्यार से बात भी नहीं किया और वह एक लड़की के साथ हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रहा है। सुधर जाएगा। यह सुहाना इसको घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब। मेरा बेटा कभी बिगड़ा भी नहीं था। हमारे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। बैठो चुपचाप। यह कहकर वह घूरते हुए उसे वहीं पर बैठा देती है। इधर किचन में कल्पना ईशान और सुहा के लिए चाय बना रही थी। तभी वह देखती है वीर भी आ गया। वो वीर की तरफ देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ ना अंकल आंटी के साथ बैठो। वीर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखता है और कहता है, आपसे सीधा तुम पर आ गई, क्या बात है, काफ़ी जल्दी तुम प्रोग्रेस नहीं कर रही हो। कल्पना उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाती है और कहती है, मैंने सुना है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को तुमसे बात करते हैं और अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इसलिए मैं तुम्हें तुम कहूँगी। उसकी बात सुनकर वीर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके गले पर किस करते हुए कहता है,
वह तो मैंने तुम्हें पहली बार जब कॉलेज में देखा था तभी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, कहकर वो उसके गले पर काटता है। कल्पना के मुंह से आह निकल जाती है और वह उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, खराब हो जाएगा तो मेरा पहला इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। यह कहकर वह फिर से अपने काम में लग जाती है। वीर उसे काम करता हुआ देखकर बेसन को एक बाउल में उड़ेलता है और पकौड़े बनाने लगता है। कल्पना उसे काम करता हुआ देखकर मुस्कुराती है और कुछ देर में उनका नाश्ता रेडी हो जाता है और वह सभी नाश्ता करते हैं। वीर का मूड थोड़ा सा उखड़ चुका था, जिसे देखकर सुहा और ईशान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर कल्पना कहती है, क्या हुआ, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुहा कल्पना की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहती है, मेरे बेटे का मूड उखड़ चुका है क्योंकि तुम दोनों के रोमांस के बीच में हम दोनों ने कबाड़ में हड्डी का काम किया है। उसकी बात सुनकर कल्पना शर्मा जाती है और वहीं वीर उन दोनों को घूरने लगता है। ईशान वीर को देखते हुए कहता है, बेटा इतनी जल्दी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई अभी है। अगर तुम पहले बाप बन गए तो उसे तुमसे जलन होगी, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करना अपने आप को। उसकी बात का वीर कोई जवाब नहीं देता और वहीं कल्पना की हालत उन सब की बातें सुनकर खराब हो रही थी। वह कहती है, आप सब बातें कीजिए, मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। यह कहकर वह किचन की तरफ भाग जाती है। दोस्तों, आज का भाग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ दोस्तों मेरे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।